हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आरसीसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम प्री स्ट्रेसिंग, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए पहले तो थोड़ा हम बेसिक देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट प्री स्ट्रेस्ड क्या होता है। आप देख रहे हैं कि it is a method of applying the pre-compression to control the stress resulting due to the external loads below the neutral axis of the beam। ये कि मेथड है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो बीम है ना, बीम में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता था कि स्ट्रेस डेवलप हो जाती थी। हाँ, जो स्ट्रेस डेवलप हो जाती थी तो उसमें क्या है कि इट इज़ द मेथड ऑफ अप्लाइंग प्री कंप्रेशन। हमने जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें पहले से ही हमने कंप्रेशन प्रोवाइड करा दिया है। क्या होता है कि ये रीइंफोर्समेंट टेंडेंस होते हैं। टेंडेंस में हम इधर से स्ट्रेंड करेंगे और इधर से पकड़ के हम इसे स्ट्रेंड करेंगे तो क्या होगा, इसमें कंप्रेशन जनरेट होगा ना। बस यही बात है, जब ये कंप्रेशन जनरेट होता है तब जो टॉप वाला सेक्शन होता है वहाँ पर टेंशन और इस बॉटम में कंप्रेशन आ जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेस आने वाला था एक्सटर्नल लोड की वजह से, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम काउंटरैक्ट कर देंगे बाय अप्लाइंग द प्री कंप्रेशन। ओके, तो प्री कंप्रेशन रिजल्टिंग ईदर नो टेंशन और कंप्रेशन। ओके, अब हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, उसके बाद हम मूव करेंगे। ए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम ए कन्वेंशनल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इनिशियल लोड ऑन द स्ट्रक्चर प्रियर टू इट्स यूज। ओके, कि हमने इस पर इनिशियल लोड ऑफ स्ट्रक्चर पर लगा दिया है, हमने उसको यूज करने से पहले, तो हम इसी चीज़ को बोलेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ओके, तो आप प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें हम उसको यूज करने से पहले उसमें कोई इनिशियल लोड लगा देते हैं। यही इनिशियल लोड क्या कहलाता है भाई, यही इनिशियल लोड कहलाता है प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। ओके, या प्री स्ट्रेस कहलाता है यही इनिशियल लोड। देखिए, इनिशियल लोड इज अप्लाइड टू एनेबल द स्ट्रक्चर टू काउंटरैक्ट द स्ट्रेसेस अराइजिंग ड्यूरिंग द सर्विस लोड। जब हम सर्विस लोड लगाते हैं अपनी स्ट्रक्चर पर, ठीक है, तो ये सर्विस लोड की वजह से जो भी स्ट्रेसेस आते हैं उसको ये काउंटरैक्ट कर देता है। और यहाँ पर आपको क्या देखने वाली चीज़ है कि प्री स्ट्रेसिंग सीमेंट कंक्रीट के लिए जो IS कोड होता है वो है IS 1343-980। ठीक है, IS 1343 इसके लिए कोड है। और इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो होते हैं वो लीनियरली वेरी करते हैं। यहाँ पर 0.54 FC के आप लगाएंगे और यहाँ पर 0.37 FC के आप लगाएंगे। ठीक है, तो इतना ये वेरी करता है फॉर द पोस्ट टेंशन वर्क एंड फ्रॉम 0.51 FC के टू 0.44 FC के फॉर द प्री टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग के लिए इतना वेरी करता है, पोस्ट टेंशनिंग के लिए इतना। ठीक है, एक तरफ आप ये डायग्राम बनाइए और एक तरफ आप ये डायग्राम बनाइए। यहाँ पर 0.54 लीजिए और यहाँ पर 0.37 लीजिए, यहाँ पर 0.51 लीजिए और यहाँ पर 0.44 लीजिए। तो इतना ये वेरी करता है एट द ट्रांसफ़र स्टेज होती है। देयर इज़ नो टेंसाइल स्ट्रेस। ट्रांसफ़र स्टेज में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होती है। इस स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसमें काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द कंप्रेसिव स्ट्रेस वेरीज लीनियरली फ्रॉम हेयर टू देयर फॉर द
पोस्ट टेंशनिंग वर्क फ्रॉम हेयर टू देयर फॉर द प्री टेंशन वर्क डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FC के यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर FC है बोला FC के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट द इनिशियल ट्रांसफर ऑफ द प्री स्ट्रेसेस। ओके, अब नेक्स्ट ये डायग्राम आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमने कोई पेवमेंट बना दिया था या फिर हमने कोई ये स्ट्रक्चर ली थी, इस पर हमने डायरेक्ट जो लोड लगाया था, सर्विस लोड आया था ना, तो उसकी वजह से ये क्या होगा कि इसमें ये कुछ इस टाइप की बेंडिंग आ जाएगी, कंक्रीट में बेंडिंग आ जाएगी। और लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि ये हमारी इसमें ये कुछ इस तरह से ये स्टील रॉड या सरिया कह सकते हो, स्टील बार पड़ी हुई है। लेकिन दूसरी स्टेज में हमने क्या किया, दूसरी स्टेज में हमने ये किया कि पहले तो हमने ये बनाया ब्लॉक, और ब्लॉक में हमने ये टेंडेंस को डाला है और उसको हमने स्ट्रैंड कर लिया, मतलब खींच लिया है। टेंडेंस को डाला, उसको हमने स्ट्रैंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उस पर ये कंक्रीट बिछा दी, ठीक है, कंक्रीट को प्लेस कर दिया। जब कंक्रीट को हम कास्टिंग कर देंगे तो हम देखेंगे जो टेंडेंस जो होंगी, जब हम उनको जो क्या है कि टेंशन करेंगे या उनको खींचेंगे, तब क्या होगा, उसके अंदर कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगा, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये ऊपर की साइड में कुछ ये आपको मिलेगा, ऊपर की साइड में आपको मिलेगा कंप्रेशन, और ये टेंडन आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जा रहा है। जब हम लोड यहाँ पर लगाएंगे, जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, यही टेंडन की वजह से जो कंप्रेशन आया है, ये इस चीज़ को सर्विस लोड की वजह से जो भी डिफ्लेक्शन आने वाला है उसको ये नेगलेक्ट कर देगा। और नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, एक कंक्रीट बीम विल बी बिगिन टू बेंड व्हेन हैवीली लोडेड। जब हैवी लोड आता है तो कंक्रीट बीम इस तरह से बेंड हो जाती है, लेकिन एट द बेस ऑफ द बीम स्टार्ट्स टू क्रैक। बेस में आप देखेंगे, ठीक है, क्रैक होना स्टार्ट हो जाती हैं। वेयर द कंक्रीट इज पुल्ड अपार्ट। जब कंक्रीट जो है, कंक्रीट में पुल या टेंशन जब आता है तो जो है वो उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाती है। लेकिन प्लेसिंग ऑफ स्टील रॉड्स इनसाइड द बीम होल्ड द कंक्रीट टुगेदर एंड स्टॉप द बीम फ्रॉम क्रैकिंग। अगर हमने इसमें क्या कर दिया है, अगर हमने इसमें ये जो स्टील रॉड्स को डाल देंगे यहाँ पर, अभी हमने हमारी केवल यहाँ पे कंक्रीट चल रही थी, हमने यहाँ पे स्टील रॉड्स को डाल दिया है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टील रॉड इनसाइड द बीम होल्ड द कंक्रीट टुगेदर, एक कंक्रीट को भी रोके रहता है और साथ ही साथ बीम में होने वाली क्रैकिंग को भी रोक देता है। अब आप इस वाले पॉइंट पे देखिएगा, अब आप इस वाले डायग्राम में जब आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेचिंग द रॉड देन रिलीजिंग इट टू स्क्वीज एंड कंक्रीट मेक्स द बीम वेरी स्ट्रांग। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने यहाँ पर इस जो हमने स्टील रॉड डाली है, हमने जब उसको स्ट्रेच कर दिया है तब ये स्क्वीज होगी, ठीक है, थोड़ा सा इसमें शॉर्टनिंग आएगा और कंक्रीट मान लिया कुछ इतनी थी और जब इसमें स्क्वीजिंग हुई तो थोड़ी इतनी बची है कंक्रीट, तो ये इसको और स्ट्रांग बना देगा, तो ये बीम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो ईजिली हैवी लोड यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से जा सकता है, सडन लोड जा सकता है, एक्सीडेंटल लोड बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर मूव कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रैकिंग नहीं आएगी। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग समझ में आ पाया होगा। और आप यहाँ पर ये कुछ देख सकते हैं कि हम प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए कुछ इस टाइप का आई सेक्शन का बीम होता है, ये आई सेक्शन का गर्डर है या बीम कह सकते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से कंडुइट छोड़ दी जाती हैं, ठीक है, कंडुइट छोड़ दी जाती है, उसके अंदर हम यहाँ पर टेंडेंस को लेते हैं, स्टील स्ट्रैंड्स को लेते हैं, मल्टी स्ट्रैंड सिस्टम विद स्टील स्ट्रैंड एंड या स्मार्ट स्ट्रैंड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मल्टी स्ट्रैंड सिस्टम है विद स्टील स्ट्रैंड ओनली। ये स्मार्ट स्ट्रैंड में आप देख सकते हैं क्या होता है भाई, स्मार्ट स्ट्रैंड में होता है कुछ इस टाइप का स्ट्रैंड, ठीक है, और ये स्टील स्ट्रैंड है। मेजरिंग द स्ट्रैंड फोर्सेस एट FVG पॉइंट्स। ओके, अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे
ये जो बीम का सेक्शन कुछ इस टाइप से बनता है ना अपना, ये बीम का सेक्शन कुछ अपना इस टाइप से बनता है। ये जाता है न्यूट्रल एक्सिस, ये जाता है बाई एक्सिस, ये जाता है एक्स एक्सिस। और आप यहाँ पर ये मोमेंट लगा देते हैं, वो हो जाता है एम। और ये जो टेंडेंस हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं नंबर ऑफ द स्ट्रैंड्स है, इसे बोलते हैं टेंडेंस। ये जो टेंडन जा रहा है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बेंड होता है। और ये इसका सेक्शन है V और ये है इसकी हाइट H। और ये जो है न्यूट्रल एक्सिस से जितनी डेप्थ पे ये टेंडन को हमने प्लेस किया है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। लेकिन जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ पर लग रहा है, अगर उस प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स को यहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र करेंगे, साथ ही साथ एक मोमेंट भी जाएगा, वो आप देख सकते हैं। ओके, अब आप देखेंगे टेंडन सिंगल वायर और द 7 वायर स्ट्रैंड। तो यहाँ पर ये क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंक्रीट का पूरा बना हुआ है, लीकेज ऑफ दी अल्ट्रासाउंड। और आप यहाँ पर एक ग्राउटिंग देख रहे हैं, ग्राउटिंग कर दी जाती है। और ये कंडुइट है, इसमें हमने टेंडन को लिया है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन, एक इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया है, इसके थ्रू ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसड्यूसर है, और ये टेंडन है, और ये कॉलेट है। सिंगल वायर आर द 7 वायर स्ट्रैंड आप देख सकते हैं। ये कॉलेट पे हमने ये लगाया है ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर ने जो है यहाँ पर ट्रांसड्यूसर को हमने कनेक्ट कर दिया इंस्ट्रूमेंटेशन से। अब ये इसको टेंडन को क्या करेगा, स्ट्रैंड करेगा। और उसके बाद क्या होता है, टेंडन को स्ट्रैंड करके हम वहाँ पर ग्राउटिंग कर देते हैं। वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ब्रेक, वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिफेक्ट। आप यहाँ पर दिखाई देख सकते हैं, वेव रिफ्लेक्ट हुई है तो यहाँ पर ये डिफेक्ट, ये क्रैक आया है। ओके, अब आप देखिए थोड़ा मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कितने मेथड होते हैं। प्री स्ट्रेसिंग के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। एक तो ये चीज़ होती है कि पहले तो हम दोनों तरफ ये कुछ सिस्टम बना करके हमने ये एक सिस्टम ये बना लिया, इस तरह से अब्यूटमेंट बनाया, और यहाँ पर हमने जैक लगा दिया, और टेंडन को लिया हमने, उसको क्या कर दिया, स्ट्रैंड कर दिया। पहले से ही हमने उसे टेंशन कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, हमने ये इसका कुछ इसका स्टैंड बनाया हमने, उसके ऊपर टेंडन को क्या किया है, स्टैंड कर दिया। प्री टेंशनिंग इसी को बोलते हैं। और उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, कंक्रीट डाल देंगे, कंक्रीट से कास्टिंग कर देंगे। ये देखिए, इन द प्री टेंशनिंग द टेंडन्स आर टेंशनड इवन बिफोर कास्टिंग द कंक्रीट। नेक्स्ट आप देखिए, वन एंड ऑफ द टेंडन इज सिक्योर्ड टू अब्यूटमेंट, द अदर एंड इज पुल्ड विद जैक। एक को हमने यहाँ से एक एंड हमने लिया, उसको हमने अब्यूटमेंट से बांध दिया, और अगले सिरे को हम जैक से क्या करेंगे, पुल करेंगे। अब देखिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, वही प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, प्री टेंशनड कंक्रीट क्या होता है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और पोस्ट टेंशनिंग भी आप देख लीजिए क्या होता है। पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है भाई, हम स्टील को स्टैंड करते हैं आफ्टर कास्टिंग ऑफ दी कंक्रीट। देखिए, हमने कंक्रीट की कास्टिंग कर ली है, उसके अंदर हमने कंडुइट्स को छोड़ दिया है, और फिर उसके अंदर स्ट्रैंड को डालेंगे, स्टील लॉड्स को डालेंगे, टेंडन्स को डालेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रैंड करेंगे। ओके, तो फिर हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट जिसमें डायग्राम्स होते हैं, जिनके थ्रू हमारे क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो हम वही पूरा का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। ओके, तो फिर अब आप यहाँ पर देखिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब हम इसको सही तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी फार्मूले हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, जो हम पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं 2 to 4 मार्क्स का आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। तो यहाँ से क्या, इस वीडियो से ही मिलेगा आपको। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, और हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अभी ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम के हम एनालिसिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और भी जो प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस होते हैं, जब प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग करते हैं, प्री टेंशनिंग करते हैं, जो वहाँ पर लॉसेस होते हैं, लॉसेस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेस कॉन्सेप्ट। तो ये जो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम प्री स्ट्रेसिंग की एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम तो हम कुछ इसी टाइप का देखते थे। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे ये यूडीएल लग रहा है, कोई लाइव लोड लग रहा है, यूडीएल लोड है। और हम क्या करते थे भाई, इसमें एक सरिया इस तरह से डालते थे। हम इसमें वैसे सरिया डालते थे कुछ नीचे वाले सेक्शन में। यहाँ पर हमने न्यूट्रल एक्सिस पे ही डायरेक्ट ये सरिया डाल दी है। तो जब हम प्री स्ट्रेसिंग की बात करें, जो हमने ये सरिया को डाला है, स्ट्रैंड को डाला है, टेंडन को डाला है, इसको क्या करेंगे भाई, हम इसको स्ट्रेस्ड करेंगे। लीजिए भाई, हम इसे स्ट्रैंड कर रहे हैं, हम इसे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। मशीन लगाया, जैक लगाया, हम जैक के थ्रू हम इसे खींच रहे हैं। तब क्या होगा, ये इस साइड तो खींचेगा, इस साइड खींचेगा, लेकिन अंदर की तरफ ये कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, अंदर की तरफ ये कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। उधर तो खींचेगा लेकिन अंदर की तरफ स्ट्रेस देगा। उधर हम फोर्स लगाएं उधर, तो अंदर की तरफ ये क्या देगा भाई, स्ट्रेस देगा। अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स देगा, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस। तो वो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स। अगर हम टेंशन कर रहे हैं तो कंप्रेसिव फोर्स मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब ये फोर्स है, ये डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, ये डायरेक्ट फोर्स है। तो डायरेक्ट फोर्स हमें क्या देगा, डायरेक्ट स्ट्रेस देगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। चलिए अब हम कुछ यहाँ पर इसका देख लेते हैं, क्या नोटेशन दे रखा है। लेट पी इज़ द प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाइड बाय द टेंडन ड्यू टू द प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स, डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स induced is given by the FA equal to P upon A. If due to dead load and external loads the bending moment at the section is M, then extreme stresses जो होंगी at the section due to the bending moment alone is M plus minus M by Z, प्लस माइनस M by Z हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या होंगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, आपने ये जो सेक्शन देखा है, चलिए इसको हम पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो सेक्शन आपने देखा है, तो इसमें कुछ इस टाइप का ये डायग्राम बनेगा ना, ये कंप्रेसिव हो जाएगा और ये टेंशन हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, ये टेंशन हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कंप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया। जो हम इसमें सिंपली लाइव लोड कुछ इस तरह से आता था, या फिर डेड लोड आता था, विंड लोड आता था, डेड लोड आता था, या कुछ भी और टाइप का लोड अगर आ जाएगा इस पर, तब क्या होगा, बीम कुछ इस तरह से जाएगी, ऊपर कंप्रेशन मिलेगा और नीचे टेंशन मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो हम जो मोमेंट आ रहा है उसकी वजह से, तो मोमेंट आ रहा है, मोमेंट हमें क्या देगा भाई, तो हम क्या जानते हैं, F अपान बाई इक्वल टू M अपान आई। तो ठीक है, तो F इक्वल टू M बाई आई हो जाएगा। तो आई बटे बाई को क्या बोलते हैं, आई बटे बाई को बोलते हैं Z, जिसे बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। ओके, हम इसे बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस M बाई Z, ये हो जाएगा अपना बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, अब देखिए बेंडिंग स्ट्रेस हम इस वाले सेक्शन पे देखेंगे, फिर हम इस वाले सेक्शन पे देखेंगे। हम इस वाले सेक्शन की अगर बात करें, तो यहाँ पर कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये भी हमें कंप्रेशन मिल रहा है। ठीक है, ये भी हमें कंप्रेशन मिल रहा है, तो ये भी हमारा कंप्रेशन, हम चलिए कंप्रेशन को प्लस मानते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। टेंशन को हम नेगेटिव मानेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो P अपान A प्लस माइनस M बटे Z, ये आ जाएगा। कब ये आ जाएगा, जब अपना ये स्ट्रैंड जो है, जो अपना ये सरिया हमने डाला है, जिसको हम स्ट्रैंड कर रहे हैं, टेंडन जो है एट द न्यूट्रल एक्सिस पर ही है, न्यूट्रल एक्सिस से इसकी इसेंट्रिसिटी 0 है, तब उस सिचुएशन में ये वाला फार्मूला आएगा। क्या आएगा, P अपान A प्लस माइनस M बाई Z। ठीक है, ये अपना आएगा। तो अगर आप देखिए, अगर आप इस वाले सेक्शन की बात करेंगे तब तो प्लस लेंगे। ठीक है, और जब आप नीचे वाले सेक्शन की बात करेंगे तब यहाँ पर माइनस लेंगे फार्मूले। ओके, अब हम बात करेंगे बीम विद इसेंट्रिक टेंडन। बीम
में जब टेंडन जो है इसेंट्रिसिटी पर है, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी 0 नहीं है, कुछ इसेंट्रिसिटी ई दे रखी है, न्यूट्रल एक्सिस से कुछ डेप्थ पर हमने टेंडन को डाला है, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ठीक है, सुपर पोजिशन जो भी होता है, हम इस लोड को कुछ यहाँ पर सुपर इम्पोज करेंगे, तब क्या होगा, तो साथ ही साथ एक मोमेंट भी जाएगा P इंटू ई का, P इंटू ई का यहाँ पर ये मोमेंट जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आप इसका सारा डायग्राम देख सकते हैं। जो डायरेक्ट फोर्स है, तो डायरेक्ट फोर्स की वजह से कुछ ये जाएगा डायग्राम, ये वाला, ये तो अपना बीम का है सेक्शन, और ये टेंडन है ई इसेंट्रिसिटी पर, ठीक है, और डायरेक्ट फोर्स की वजह से ये जाएगा कंप्रेसिव फोर्स है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसेंट्रिसिटी की वजह से ये जो जाएगा, ठीक है, जो इसेंट्रिसिटी की वजह से स्ट्रेस डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। इसमें माइनस ऊपर होगा प्लस नीचे होगा, क्योंकि ऊपर टेंशन होता है, इसमें कंप्रेशन नीचे होता है, ठीक है। और स्ट्रेस ड्यू टू द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, अगर एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है भाई, जब हमारी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ करती थी उसमें क्या होता था, कुछ इस तरह से हुआ करता था, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो बस वही होगा यहाँ पर। तो ऊपर प्लस होगा, ऊपर कंप्रेशन फोर्स और नीचे टेंशन फोर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनका ये जो मिलेगा सबका कंबाइंड होकर कि ये जो फार्मूला मिलेगा। टॉप फाइबर पे जब आप जाएंगे तो आपको ये कुछ मिलेगा देखने को, P/A माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस मिल रहा है आपको, ठीक है। तो P/A माइनस PE/Z प्लस M/Z, ठीक है। PE/Z किस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आप ये भी थोड़ा देख लीजिए PE/Z क्यों, जब यहाँ पर ये मोमेंट आएगा M = PE, ठीक है, बट हम सिग्मा बेंडिंग क्या जानते हैं, M/I I/y को बोलते हैं Z, तो ये हो जाएगा M/Z। तो M को क्या बोलेंगे PE, तो ये हो जाएगा PE/Z, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए P/A माइनस PE/Z प्लस M/Z, जब आप इस वाले डायग्राम को देखेंगे, ठीक है, तो P/A, तो यहाँ पर ये कंप्रेसिव मिल रहा है ना, प्लस PE/Z माइनस M/Z। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो इसका ये स्ट्रेस, फाइनल स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स प्लस P/A, एक्सट्रीम स्ट्रेस ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स माइनस प्लस PE/Z, और एक्सट्रीम स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट प्लस माइनस M/Z। ओके, नेक्स्ट में आप फाइनल स्ट्रेसेस देख सकते हैं, टॉप फाइबर पे कुछ ये, बॉटम फाइबर पे कुछ ये, और हम इसको काफ़ी अच्छी तरह से आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें बेस न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। बाय प्रोवाइडिंग एन इसेंट्रिसिटी टू द टेंडन, ए हॉगिंग मोमेंट PE इज डेवलप्ड। जब हम इस कुछ इसेंट्रिसिटी पर टेंडन को प्रोवाइड करते हैं तो हॉगिंग मोमेंट कुछ P/E अमाउंट का डेवलप होता है, ओके, जो स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है, विच विल काउंटरैक्ट द स्ट्रेस ड्यू टू द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। देखिए, तो ये जो स्ट्रेसेस हैं हॉगिंग मोमेंट की वजह से जो P/E ने दिया है, P/E/Z, ये जो वैल्यू मिली है ये काउंटरैक्ट करेगी जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है उसको। तो इसका मतलब क्या है, तो ये प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से जो स्ट्रेस आई है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, किससे, जो P एक्सटर्नल की वजह से आ रहा है, जो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और उसकी वजह से जो भी स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी, किससे, ये जो प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है उससे। ओके, तो आइए हम देखेंगे, जो हम प्रीस्ट्रेसिंग करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को करते हैं, उसके दौरान कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे ही, तब उन लॉसेस को देखेंगे। तो एक एक करके हम दोनों में इसे देखेंगे। पहले तो आप देखिए प्री टेंशन्ड में, और फिर आप देखिए पोस्ट टेंशन्ड में। जो प्री टेंशन्ड मेंबर होता है और पोस्ट टेंशन्ड मेंबर होता है, उन दोनों में आप यहाँ से लॉसेस की एनालिसिस करिए।
देखिए लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यूरिंग द टेंशनिंग प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे, ओके, अगर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि जब हम प्री टेंशन कर रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रेंड है हम उसको पहले ही टेंशन कर रहे हैं क्योंकि उसमें कंक्रीट कुछ है ही नहीं, ठीक है, उसमें कंक्रीट है ही नहीं, हम इसमें टेंशन को स्ट्रेंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कास्टिंग करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हमने इस स्ट्रेंड को पहले ही, इस टेंडन को पहले ही स्ट्रेंड कर दिया है, कंक्रीट की तो कोई बात ही नहीं, तो यहाँ पर क्या फ्रिक्शन मिलेगा? कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगा भाई। लॉस ड्यू टू लेंथ इफेक्ट, लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट है ही नहीं। लॉस ड्यू टू कर्वेचर में भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट है ही नहीं। लॉस ड्यू टू बोथ लेंथ एंड कर्वेचर कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट नहीं है, ठीक है। तब आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि अगर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ड्यू टू टेंशनिंग प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, तब आपको प्री टेंशनिंग में सब जीरो लिखना है। अगर कोई भी किसी टाइप का ऑप्शन अगर बन के आता है तो आपको कुछ किसी वैल्यू को पुट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जीरो लिख देना। अब आप देखिए अगर पोस्ट टेंशनिंग मेंबर की बात आ जाती है तब यहाँ पर क्या था, कंक्रीट था, कंक्रीट में कंडक्ट्स बने हुए थे और अब हम यहाँ पर स्ट्रैंड को डाल करके, जो स्टील वायर्स हैं हम उनको डाल करके स्ट्रैंड करेंगे, टेंडन को डाल करके हम उससे क्या करेंगे, स्ट्रैंड करेंगे। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, यह कंक्रीट से भी लड़ेगा, कर्वेचर में भी इफेक्ट आएगा क्योंकि अगर ये ज़्यादा तिरछा हो जाएगा तो ये कंक्रीट में टच करेगा, कर्वेचर में भी इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको लॉस ड्यू टू लेंथ के लिए P0 K इंटू एक्स लगाना है और लॉस ड्यू टू कर्वेचर के लिए P0 म्यू इंटू अल्फ़ा लगाना है। बोथ की अगर बात करो तो P0 K इंटू एक्स प्लस म्यू इंटू अल्फ़ा लगाना है, ओके। अब आपको यहाँ पर P0 देखना है। ये जो P0 है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट द जैकिंग एंड, जैकिंग एंड पे कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है उसे है। K इज़ द बबल फ्रिक्शन फैक्टर, बबल फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आपको दे रखी होगी, नहीं तो इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है 50 इंटू 50, 15 से 50 इंटू 10⁻⁻4 पर मीटर, ठीक है, पर मीटर पे इतनी ये वैल्यू जो है क्या करती है, वेरी करती है। अल्फ़ा की हम बात करें, अल्फ़ा इज द क्यूमुलेटिव एंगल इन द रेडियन थ्रू विच टेंजेंट टू द केबल प्रोफाइल हैज टर्न्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स अंडर द कंसीडरेशन, ठीक। कंसीडरेशन के अंदर में ये जो क्यूमुलेटिव एंगल होता है, अगर इस तरह से कहीं ये केबल है कहीं 2 भागों में टर्न हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर ये जो क्यूमुलेटिव एंगल है उसे लेंगे। म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन कर्व, वैल्यू उसके जो है वेरी करती है 0.25 से लेकर के 0.55 के बीच। नेक्स्ट दूसरा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड एट द एंकरेज स्टेज। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्री स्ट्रेसिंग या प्री टेंशनिंग, यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग। अब यहाँ पर प्री की पहले बात कर लें, एंकरेज स्टेज पे क्या लॉस होगा, ठीक है। एंकरेज स्टेज पहली बात होती क्या है, अब देखिए एंकरेज स्टेज ये होगी कि कितना स्लिप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्लिप नहीं हो क्योंकि कंक्रीट है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग की बात, प्री टेंशनिंग में जो हम करेंगे, एक एंड को हम कुछ इस तरफ से लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, दूसरी तरफ हम जैक को लगाते हैं और जैक के थ्रू जब हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रेंड करेंगे, तो उस सिचुएशन में एंकरेज लॉस 0 होगा। और अगर हम बात करेंगे पोस्ट टेंशनिंग तो उसमें एंकरेज लॉस कुछ ये होगा, ΔL/L इंटू ES, ओके। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू ES। देखिए चेंज इन लेंथ ΔL का मतलब क्या है, इफेक्टिव स्लिप टू द वायर में कितना इफेक्टिव स्लिप हो रहा है, और L इज द जो L है वो है लेंथ ऑफ द टेंडन, ES द यंग मॉडुलस ऑफ टेंडन वायर्स, ठीक है। तो टेंडन वायर्स हैं उनका हमें यंग मॉडुलस लेना होगा। अगला आप देखिए लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस अकरिंग
सब्सक्वेंटली, अगर सब्सक्वेंटली अकर हो रहा है तब हमको यहाँ पर क्या लेना है, तो सब्सक्वेंटली अकरिंग के लिए आप यहाँ पर ये दो फार्मूले देखिएगा। लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, अगर कंक्रीट श्रिंक कर रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की अगर श्रिंकेज की बात करेंगे तो श्रिंकेज लॉस यहाँ पर कितना होता है, PS श्रिंकेज लॉस के लिए हमें क्या करना होगा, 3 × 10⁻⁻4 लेंगे और इसमें ES से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यंग मॉडुलस ऑफ टेंडन वायर होगा हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 10⁻⁻4 से। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये प्री स्ट्रेसिंग की बात है। अगर हम प्री टेंशनिंग की बात है, पोस्ट टेंशनिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 × 10⁻⁴ अपॉन log 10 T + 2 × ES कर देना है। मतलब आपको ये वाला पूरा फार्मूला लर्न कर लेना है। लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, लॉस ड्यू टू क्रीप टू कंक्रीट, तो देखिए अगर क्रीप की बात है तो इसके लिए हम फार्मूला लगाना 5 MFC। तो देखिए क्रीप फैक्टर की वैल्यू ये दोनों में ही ये फार्मूला चलेगा, चाहे प्री स्ट्रेस, चाहे प्री टेंशनिंग हो या पोस्ट टेंशनिंग हो, 5 MFC आपको लगाना है। तो 5 इज़ द क्रीप फैक्टर और M इज़ द मॉडुलर रेशियो, ES अपॉन EC जो टेंडन है उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेना है, अपॉन हमें लेना है कंक्रीट का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC का फार्मूला अगर नहीं पता तो 5000√FC के आप याद कर लीजिए। 5000√FC के से हमें EC कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ से मॉडुलर रेशियो कैलकुलेट कर लेना। FC इज़ द ओरिजिनल प्री स्ट्रेस इन द कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। नेक्स्ट, लॉस ड्यू टू द इलास्टिक शॉर्टनिंग। देखिए और इलास्टिक शॉर्टनिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमने इधर से वायर को क्या किया, स्ट्रेंड कर रखा है, स्ट्रेंड कर रखा है, खींच रखा है वायर को जैक से। हमने क्या किया, कंक्रीट से कास्टिंग कर दी है। अब क्या करेंगे, जब कास्टिंग करेंगे तो उसके बाद हम इस वायर को कट कर देंगे। जब कट करेंगे तो अंदर की तरफ ये कंप्रेस होगा, ये वायर अंदर की तरफ कंप्रेस होगा। आप ये कोई रबड़ दीजिए, हाथ में खींचिए, उसको कट करिए, फिर देखिए क्या होता है, अंदर की तरफ कंप्रेशन फोर्स उसमें कुछ आएगा, तो इससे क्या होगा, कंक्रीट को थोड़ा शॉर्टन करने की कोशिश करेगा। इसी चीज़ को बोलते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू MFC। M इज़ द मॉडुलर रेशियो, FC इज़ द इनिशियल स्ट्रेस इन द कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। लेकिन अगर हम यही बात करेंगे पोस्ट टेंशनिंग में, ठीक है, तब भी ये मूर्खता वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट को हम पहले ही काम कर चुके होते हैं, कंक्रीट की कास्टिंग कर चुके, कंड्यूट केवल छोड़ते हैं, ठीक है, कंड्यूट को छोड़ते हैं और हम यहाँ से क्या करेंगे, इधर हम इसको स्ट्रेंड कर रहे हैं, कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कट कर दिया तो कंक्रीट थोड़ी कहीं चला जाएगा, कंक्रीट की तो कास्टिंग हो चुकी है। इट ऑल द वायर्स आर टेंशनड एट द सेम टाइम। अगर सभी वायर्स एक ही बार में टेंशन करे गए हैं तब ये चीज़ 0 मिलने वाली है। और लेकिन अब देखिए, अभी हमने क्या किया, हमने एक वायर को लिया, टेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 0 रहेगा। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली टेंशनिंग करें, हमने इस बार को टेंशन किया, कट दिया, अगली वायर को लिया, उसको कट कर दिया, अगली वायर को लिया, उसको कट कर दिया, लेकिन तब भाई वो नहीं होने वाला। तब आपको मिलेगा एंकरेज स्लिप वाला आपको फार्मूला लगाना होगा। पोस्ट टेंशनिंग में ये फार्मूला आपको लगाना होगा। सब्सिक्वेंटली की बात आई, डेल्टा L अपॉन L इंटू ES, आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट आप देखिए, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द क्रीप ऑफ स्टील आर लॉस ड्यू टू द स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन की जब अगर बात करते हैं, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, रिलैक्स कर दिया, कितना स्ट्रेस रिलैक्स होगा, तो प्री टेंशनिंग में 1 to 5% ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग का इतना रिलैक्स होता है, 1 to 5%, और 1 to 5% ही पोस्ट टेंशनिंग में भी होता है। ओके, चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस।
अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, और एक एक करके आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चंस को करते हुए। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, तो फिर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम हैज अ क्रॉस सेक्शन विद ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज से इसने क्रॉस सेक्शन बनाया है। एरिया इसका इतना है, आई की वैल्यू इतनी है, ठीक है, और बाई बॉटम में इतना है और बाई टॉप पे कुछ इतना है। आपको सेक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सारी चीज़ें दे रखी। इट इज़ सब्जेक्टेड टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट एन एसेंट्रिसिटी ई so as to have the zero stress at the top fiber. Value of E is given by। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसने क्या बोला है। आपको पहले डायग्राम कुछ यहाँ पर बना के दिखाते हैं। इसने बोला है कि कंक्रीट बीम है, उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप का है, ठीक है। बॉटम में अगर बात करें तो बाई बॉटम में दे रखा है 244 और टॉप पर दे रखा है 156। इस सेक्शन का आई जो है 75.8 × 10⁻⁷ mm की पावर 4। एरिया इस सेक्शन की बात करें 46,400 mm स्क्वायर दे रखा है। और इसने क्या कह दिया है, और इसने कह दिया है कि जो टॉप पे जो स्ट्रेसेस हैं, फाइनल स्ट्रेसेस हैं, वो 0 हैं, ठीक है। टॉप पे फाइनल स्ट्रेसेस 0 हैं। अब आप यहाँ पर क्या हमने बताया था, ये डायरेक्ट स्ट्रेस P/A मिलेगा आपको। वेरी गुड, मिलना भी चाहिए। इसकी वजह से जो एसेंट्रिसिटी ई थी, एक इस पर मोमेंट सुपर इम्पोज होगा M = PE का, तो PE/Z ये फार्मूला आपका लगेगा। वेरी गुड, लगना चाहिए। तो Z की वैल्यू I/बाई होती है, तो I नीचे जाएगा, बाई ऊपर जाएगा। तो टॉप पे है तो बाई टॉप आएगा, बॉटम पे तो बाई बॉटम आएगा। लेकिन इसका नेचर क्या रहेगा, ऊपर टेंशन रहेगा, नीचे कंप्रेशन रहेगा। तो हमने क्या किया है, कंप्रेशन को प्लस माना है, टेंशन को माइनस माना है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इसका फाइनल ये डायग्राम खुद बनाइए। इसको आप 0 करेंगे और नीचे के फोर्सेस को जब आप कुछ कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, P/A प्लस PE बाई बॉटम अपॉन I, ठीक है। कुछ आपको ये मिलेगा अगर आप बॉटम में स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको ये वाला पूरा का पूरा क्राइटेरिया लिखना होगा। आपको P/A माइनस PE/Z, ठीक है, आप उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है, ओके। तो आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, P की वैल्यू कितनी है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट एन एसेंट्रिसिटी 0 एट द टॉप फाइबर। प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आप यहाँ पर ऐसा करिए कि P जो है, P को आप मत लीजिए, आप P को कॉमन ले लीजिए यहाँ से। P को हमें कॉमन ले लेना है यहाँ से, कुछ इस टाइप से 1/A कर लेना है, माइनस E/I कर देना है, और बराबर अपना 0 चल ही रहा है तो P को 0 से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप 1/46,400 ये दे रखा था, माइनस अगर E की वैल्यू की बात करें, E की वैल्यू में कैलकुलेट ही करना है। बाई टॉप पे 156 था और I की वैल्यू 75.8 थी, इंटू 10⁻⁷ कर दिया जाएगा, ठीक है, बराबर 0 कर दिया जाएगा। और ये सब करने के बाद जो हमें E की वैल्यू मिलेगी, आप डायरेक्ट ही कैल्सी में डाल करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू 104.72 mm मिलेगी, ठीक है। वही हमें क्लिक कर देना था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लॉसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने 2 सेकंड पहले पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर। लॉन्ग टर्म में कौन कौन से लॉसेस होते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन, गलत। ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, ये तो कतई गलत। एंकर स्लिप, ये भी कतई गलत। अगर रिलैक्सेशन की बात करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द स्ट्रेंड्स, तो आप इसको
क्लिक कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, एक कंक्रीट बीम प्री स्ट्रेस्ड विद अ पैराबोलिक टेंडन इज शोन इन द स्केच। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द टेंडन इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड। द अप्लाइड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट सर्विस फेज इज द 1620 किलो न्यूटन। द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 45 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग इट्स सल्फेट। कोई दिक्कत नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है, आप ये सेक्शन देख सकते हैं, कुछ डायग्राम देखिए और उसका सेक्शन देखिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या भाई, इससे तो हमें एरिया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ऑल डायमेंशंस इन द mm। आपको इसका एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन आप देख सकते हैं, बट इसका स्पान आप देखिए 7.3 मीटर। और टेंडेंस की आप इसेंट्रिसिटी यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, ये ई की वैल्यू है 145। ओके, द स्ट्रेसेस इन द बॉटम फाइबर एट द मिड स्पान इज। तो देखिए मिड स्पान पे ही हमें क्या करना है, ये जो मिड स्पान है यहाँ पर हमें क्या करना है, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है कि अपना कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, यहाँ पर स्ट्रेस कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा। तो चलिए हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम अपना है, ये देखिए आप बीम देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, ये कुछ इसका न्यूट्रल एक्सिस है। और आप ये देख सकते हैं ये बीम अपना 750 mm का डेप्थ का है और 500 mm विड्थ का है, और इसका कुछ ये है। अब देखिए आप यहाँ पर कुछ आपको और भी कैलकुलेट करना होगा। अब ये लोड आपको दे रखा है 45 किलो न्यूटन पर मीटर का। आपको मिड पे सारी स्ट्रेसेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मिड पे आपको मोमेंट भी तो पता होना चाहिए ना। तो 45 ये दे रखा है, तो 45 इंटू 7.3 बाई 2 इंटू 7.3 बाई 2 का 2। ठीक है, इसका आधा आपको देना होगा, इसका 4 कर देना होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर भी ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, रिएक्शंस भी आपको पता हो। ठीक है, रिएक्शंस को आप उधर ले जाएंगे, इसको आप नीचे लाएंगे, तब आप यहाँ पर इस मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, बट इससे पहले आपको कुछ ये देखना है कि ये जो सरिया, ये जो बार अपनी जा रही है, ठीक, कुछ इसेंट्रिसिटी पर यहाँ पर कुछ ये फोर्स लग रहा था, लेकिन हमने इस फोर्स को कुछ यहाँ पर सुपर इम्पोज कर दिया है, लेकिन तो इसके साथ एक मोमेंट आएगा PE/Z का। ठीक है, और ये जो बीम आपको दिख रही है, आप इसमें कुछ ये कर सकते हैं कि कुछ ये सिंपली सपोर्टेड बीम जब हमारे पास हुआ करती थी, और हमें इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलता था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता था मिड पर। तो हम इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते थे, WL/8 करते थे। आपको वो सारी चीज़ें नहीं करना, तो WL/8 ही कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। और रही बात जेड की, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, I/बाई होती है। ठीक है, बाई यहाँ पर D है, तो यहाँ पर क्या है, BD/12 है। तो बाई की वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, बाई डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इस D वाले सेक्शन में क्या है, D/2 कर देना है। और यहाँ से 6 बचेगा, D को उधर जाएगा, तो BD² क्या बचेगा, BD²/6 हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। तो B की वैल्यू अपनी 500, D की वैल्यू ये, और 6 हमें ये कर देना है, तो Z की वैल्यू हमारी निकल आएगी। अगर हमें I की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, लेकिन नहीं, हम सेम वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। और आप यहाँ से M की वैल्यू देखिए, M की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। W की वैल्यू 45 और इसकी वैल्यू कितनी, 7.3 का स्क्वायर बाई 8। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 299.76। और आप P/A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। P की वैल्यू 1620 थी, अपन A की वैल्यू कितना था भाई, A का सेक्शन 500 750 था ना। तो ये वैल्यू जब आपने पुट की तो 4.32 ये वैल्यू आई है। और PE/Z की बात करेंगे तो
1620 इंटू 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू थी 145 अपन जेड की वैल्यू 46.875 इंटू 10⁻6 ये आ जाएगी। एम अपन जेड आपको कैलकुलेट कर लेना है। एम अपन जेड आप देख लीजिए 299.76 इंटू 10⁻6 अपन ये जेड की वैल्यू पुट कर देनी है, तब आपको ये मिलेगा यहाँ पर 6.39। अब आपको यहाँ पर बॉटम में देखना है स्ट्रेसेस। अब आपको यहाँ पर बॉटम में स्ट्रेसेस देखना है। अब आप यहाँ पर देखिए, पी को लेना है, इसको जोड़ देना है और आगे वाले को घटा देना है। ठीक है, ऊपर की दोनों वैल्यू को जोड़ देना है। तो देखिए 5 और 4 9, 9.33 मिलेगा। इसमें से हमें 6.39 को घटा देना है। ठीक है, तो 2.94 वैल्यू हमें मिलेगी। दैट इज़ द कंप्रेसिव इन नेचर। अगर प्लस किया है तो कंप्रेसिव इन नेचर हो जाएगी। तो आप यहाँ से लीजिए 2.94 कंप्रेसिव इन नेचर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। अगला क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम 250 mm wide, 600 mm deep is pre-stressed by the means of the 16 wires of high tensile steel wires, each of the 7 mm dia located at the 200 mm from the bottom face of the beam at the given section. If the effective pre-stress in the wire is the 700 MPa, what is the maximum sagging bending moment due to the live load which this section of beam can withstand without causing of the tensile stress at the bottom face of the beam, neglect the self weight। ठीक है, सेल्फ वेट को नेगलेक्ट करके हमें यहाँ पे कुछ कुल मिला के बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हो सकता है इसके नीचे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, बट ऑप्शंस नहीं है। तो आपको रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम कुछ आप इस तरह से देख रहे हैं, 250 ये है। ठीक है, अब ये पूरा है 600। और ये क्या बोल रहा है, जो टेंडन दिया है हमने 16 टेंडन वायर्स दिए हैं, हर एक वायर का डायामीटर जो है 7 mm है, और वो बॉटम से 200 तो इसका मतलब आधा अगर कर दिया जाए 300 इधर और 300 इधर, तो इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी बचेगी। तो इसकी 300 में से 200 गया, 100 बचा है ना। इसेंट्रिसिटी 100 इसेंट्रिसिटी पर 16 टेंडन वायर्स को जो है प्रोवाइड कराया गया है। अब आप यहाँ पर ये कुछ देखिए डायग्राम, वही डायग्राम, ये 250 और 600 का ये सेक्शन था। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ ये फोर्स लग रहा है, और जब ये फोर्स यहाँ पर आएगा कुछ मोमेंट को भी लाएगा, तो ये देखिए फोर्स की वजह से P/A यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्लस है। दूसरा आपको प्लस माइनस यहाँ पे आपको PE/Z को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा तो आपको M/Z भी कैलकुलेट करना होगा। ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। ओके, अब आप यहाँ पर कुछ देखेंगे, फाइनल डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से बन कर के आएगा। वो कैसे, since the tensile stress at the bottom face of the beam is 0। 1 सेकेंड, आपको यहाँ पर ये कुछ कंडीशन दे रखी है। What is the maximum bending moment due to the live load which a section of beam can withstand without causing of the tensile stresses at the bottom। ठीक है, ये आपको ये स्टेटमेंट देखना होगा। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर पूछा है, सेक्शन ऑफ द बीम कैन withstand विदाउट काजिंग द टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आ रही हैं बॉटम में। ओके, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं बॉटम सेक्शन में क्या वो 0 दे रखा है, टेंसाइल स्ट्रेस एट द बॉटम 0 दे रखा है। तो आपको फाइनली डायग्राम ये मिलेगा और आपको P/A ये करना है। और बॉटम में क्या होता है भाई, बॉटम में आपको अगर हम वो करते हैं, एक्सटर्नल लोड की बात करते हैं, एक्सटर्नल लोड बॉटम में हमें टेंशन देता है, टेंशन को नेगेटिव लेना है। और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बॉटम में हमें कंप्रेशन देता है, तो कंप्रेशन वाला PE/Y या PE/Z ले लेना है।
माइनस एक्सटर्नल लोड की वजह से एम बाई अपान आई ले लेना है, ठीक है, बराबर जीरो कर देना। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो पी अपान ए यहाँ से कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो देखिए, पहले पी अपान ए से ए कैलकुलेट करने से पहले हमें यहाँ पर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेट करना होगा। क्यों कैलकुलेट करना होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें इफेक्टिव प्री स्ट्रेस दे रखा है इतना MPa। हमें यहाँ पर प्री स्ट्रेस नहीं, हमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स चाहिए होता है। तो देखिए 700 इंटू द 16 टेंडन्स थी, कितना डायमीटर था, π/4 इंटू द 7 mm, इसका स्क्वायर करेंगे और इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की, ठीक है। तो वही हमने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ से हमने कैलकुलेट करके रखा है, वो है 431.02 इंटू 10⁻³ न्यूटन या 431 किलो न्यूटन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिंस द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज लोकेटेड एट द 200 mm फ्रॉम द बॉटम फेस ऑफ द बीम, इसेंट्रिसिटी इज द 300 माइनस 200 इक्वल टू द 100 mm। देखिए, आपको प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ये लिखना है, अपान आपको एरिया करना 250 इंटू 600 माइनस एम बाई अपान ये करना है, ठीक है, एम बाई अपान आई करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एम बाई अपान आई, तो आई अपान बाई की पूरी वैल्यू पुट करिए ना, जिसे बोलते हैं जेड। तो जेड की वैल्यू क्या होती है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, BD²/6 होती है ना। तो 6 आप ऊपर करिए और BD² नीचे करिए, ओके। और प्लस PE अपान जेड करिए, PE अपान जेड करिए, तो वही बस PE अपान जेड हो गया है। तो P की वैल्यू तो ये है 431 वाली, E की वैल्यू 100 और जेड की वैल्यू ये आ जाएगी। और सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप M की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, वो है 86.205 किलो न्यूटन मीटर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंट लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू द एंकरेज स्लिप। एंकरेज स्लिप की वैल्यू 3 mm दे रखी है इन द कंक्रीट बीम ऑफ द लेंथ 30 मीटर विच इज द पोस्ट टेंशनड बाय द टेंडन with an initial stress of the 1200 Newton per mm square, okay। loss of pre-stress due to the anchorage slip पूछा गया है। और बीम जो आप एंकरेज स्लिप ये 3 दे रखा है और ये इतना कुछ दे रखा है, ठीक है। आप इसकी कुछ 3 से मल्टीप्लाई कराइए और इनिशियल स्ट्रेस आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1200 अगर कर देंगे तो आप देखिए क्या वैल्यू आ रही है। बट उससे पहले आपको कुछ ये देखना होगा कि यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी भी दे रखा है, इतना है यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, कुछ ये दे रखा है। बट यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी को जब आप छोड़ देंगे तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। अब आपको देखना है डेल्टा 3, कोई दिक्कत नहीं, 30। अब 3 mm को मीटर में लाइए, चलिए 10⁻³ से इधर मल्टीप्लाई करिए और ES की वैल्यू आप यहाँ पर लगाइए 2.1 इंटू 10⁻5 और आप यहाँ से फोर्स निकालिए लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू द एंकरेज स्लिप 21 आपको मिलेगा। और यहाँ पर पूछा क्या था, परसेंटेज लॉस पूछा है, ठीक है। परसेंटेज लॉस आपका पूछा है, आपका इसकी एंकरेज स्लिप की वजह से जो लॉस आया था वो 21 आया है। उसका परसेंटेज लॉस पूछा है तो 21/1200 आप करिए, ठीक है, 1200 करिए। अब आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करिए, 2 0 से 2 0 गया है। आप 21 को 12 से डिवाइड करिए तो देखिए 3 7 21, 3 चौक 12 और 4 1 कम 4, 3 आया है 1.75 के अप्रोक्स आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1.75 के अप्रोक्स आपकी ये वैल्यू आ चुकी है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका C करेक्ट है। हम देख सकते हैं परसेंटेज लॉस 21 एंकरेज स्लिप की वजह से था, टोटल अपना 1200 था। अब आपने इधर 100 से इसकी मल्टीप्लाई कराई है तो 1.75% आपका परसेंट लॉस आ चुका है। A uniformly distributed load intensity W acting on a simply supported pre-stressed concrete beam of span L producing a bending moment M at the mid span is to be balanced by the parabolic tendon with zero eccentricity at the tendons
एट द एंड्स एंड इसेंट्रिसिटी ई एट द मिड स्पान पे इसकी इसेंट्रिसिटी ई है और जीरो इसेंट्रिसिटी है कहाँ पर, एंड्स पर। द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द, जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द, आप देख सकते हैं जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आएगा आपका वो देखिए, जब आप डायग्राम कुछ बनाते हैं कुछ इस तरह से कि आपकी ये बीम का सेक्शन रहता है और आपका ये कुछ P/A बनता है, ठीक है, डायरेक्ट फोर्स की वजह से, और जब आपका P/E आता है यहाँ पर कुछ, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कि डायग्राम बनता है PE/I से, और दूसरा आपका बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल लोड आता है तो उसकी वजह से M/I यहाँ से बनता है। तो आप यहाँ से P की बात ही नहीं करी गई है, ठीक है, W की बात करी तो आप यहाँ से L आया है, WL की कोई बात नहीं, LE की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ से मोमेंट और E की बात कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी की वजह से मोमेंट आता है, आप इसकी बात कर सकते हैं। ओके, तो फिर आपने देखा कि हमने इस वीडियो में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। बड़े बड़े क्वेश्चन थे लेकिन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, हमने उनको डिस्कस किया है, और हमने लॉसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको फार्मूले भी बता दिया है, इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके और भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कैलकुलेटर को साथ में लेकर के बैठिएगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद आप डायरेक्टली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी आपका थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर होगा उतना ही आप न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। लेकिन आपको जो यहाँ पर 2 फोटो दिखाए गए हैं, 2-3 फोटो स्टार्टिंग में जो बताए गए हैं, आप केवल उन्हीं को बैठा लीजिए माइंड में। आप इस डायग्राम को एक बार देखिए, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट जो बताया है, जहाँ पर बीम में कोई इसेंट्रिसिटी नहीं थी तो वहाँ पर कुछ ये सिचुएशन बन रही थी, ठीक है, वहाँ पर कुछ ये सिचुएशन बन रही थी P/A ± M/Z, और जहाँ पर आपको इसेंट्रिसिटी दी गई थी तो वहाँ पर कुछ ये डायग्राम बन रहे थे कि टॉप फाइबर पर आपको कुछ ये फोर्सेस देखने को मिल रहे थे और बॉटम फाइबर पे आपको कुछ ये फोर्सेस मिल रहे थे। और आप ये भी देख लीजिए, जब एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट की बात आती है तो कुछ इस टाइप का लेते हैं, और जब प्री स्ट्रेसिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट आता है तो कुछ इस टाइप का लेते हैं, ठीक है। इसमें प्लस माइनस को ध्यान देने की बात है कि प्लस माइनस को भी ध्यान ना दीजिए, लेकिन उससे पहले आप अगर एक्सटर्नल बीम की बात, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो भी बीम में इफ़ेक्ट्स आते हैं, देखिए बीम अपनी कुछ इस टाइप की हुआ करती थी और उसमें हम कोई बाहर से लोड लगा दिया करते थे कि 50 किलो न्यूटन का ये जो है आपका एक्सटर्नल लोड है, तब हम बीम में देखते थे कुछ इस तरह से बेंडिंग आती थी, इस तरह से बेंडिंग आती थी। यहाँ पर देखने का मतलब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से कंप्रेशन हो रहा है और नीचे टेंशन हो रहा है, बस यही बात है कि जहाँ, और वही ऊपर कंप्रेशन दिखाया गया है और नीचे टेंशन दिखाया गया है, तो कंप्रेसिव को यहाँ पर प्लस में लेंगे, टेंशन को नेगेटिव में लेंगे। और जब ये प्री स्ट्रेसिंग की बात आएगी तो आप देख सकते हैं कि जब प्री स्ट्रेसिंग हम करते हैं तो उसके साथ में ये उधर तो टेंशनिंग होती है, लेकिन अंदर की साइड में जो स्ट्रेस मिलेगा वो हमें नेगेटिव मिलेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से आपको जो भी मिलेगा चीज़ ना, तो ऊपर की तरफ ये कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेंड हो जाएगा, आप देखते होंगे। तो ऊपर आपको देखने मिल रहा है ये टेंशन और नीचे कंप्रेशन है। तो बस यही रीज़न है इस टाइप की बीम्स में, और आप काफ़ी अच्छी तरह से डील कर सकते हैं अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आप इन क्वेश्चंस जो आपको इसमें वीडियो में बताए गए हैं, आप इन पे बेस्ट और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ बचा हुआ आरसीसी का पार्ट है उसको कवर करेंगे। वैसे तो हम यहाँ पर फुल आरसीसी को कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने जो भी पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में कवर किया उसके न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं, तो उनको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया जाएगा अगली वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में न्यूमेरिकल्स के थ्रू पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझाया जाएगा। और बाकी आरसीसी में जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, डिज़ाइनिंग पार्ट की वीडियो जल्दी अपलोड करा दी जाएगी, जिसमें हम बीम की डिज़ाइन करना बताएंगे, स्लैब्स की डिज़ाइन करना, कॉलम की डिज़ाइन करना और फुटिंग्स की डिज़ाइन करना, और भी वेरियस चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं सिविल इंजीनियरिंग, उनकी डिज़ाइन करना, उन पे वीडियो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।